चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई और स्पीड गति पे होगी, गति बढ़ गई होगी, क्योंकि एग्जाम का दिन जैसे जैसे नज़दीक आता है हमारी स्पीड बढ़ती है और बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा करें, बेस्ट। परंतु इसमें वही सफल होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेंगे मैक्सिमम। और उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग शॉर्टकट में जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो ठीक है करें, जो जैसा प्रयास करेगा उसको उतनी बड़ी सफलता। जितनी कड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी बड़ी होगी दोस्तों। तो याद रखो, मेहनत कड़ा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, तब जाके बड़ी सफलता मिलेगी। शॉर्टकट में कुछ भी नहीं होता है। छोटे छोटे टेस्ट देते रहो, डीपली नहीं पढ़ना, पहले डीपली पढ़ो फिर टेस्ट देते रहिए। आप क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखें, मैंने थोड़ा सा ब्रीफली लाया हूँ नर्मदा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, ये जनरली बहुत सारे एग्जाम में तो आती है, परंतु अभी जो मध्य प्रदेश में जो निकला हुआ पटवारी भर्ती, शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 मध्य प्रदेश वन विभाग, ठीक है, और कुछ केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम जो चालू होने वाले हैं उसमें भी आ सकता है। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का 40 से 50%, 60% मध्य प्रदेश से ही जीके पूछा जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए आज मैंने नर्मदा नदी मतलब मध्य प्रदेश की प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में लाया हूं। तो हम यहाँ देखते हैं नर्मदा के बारे में। तो ये कहाँ से निकली है, इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ जाके गिरती है, और जो है और इसे और दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल क्या है पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी वो अमरकंटक नहीं देगा, पहाड़ी का पूछ लेगा, भैया कौन सी रेंज है, पहाड़ी का कौन सा रेंज है, तो पूछ लेगा तो उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें विंध्याचल, हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा ना। विंध्याचल पर्वत की मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से होता है। मतलब जो नर्मदा से निकलती है, शुरू से छोटी बात है, अमरकंटक निकलती है, बस इतना हो गया। वो तो हमने क्लास में पढ़ा था। बस कंपटीशन इतना ज्यादा है और क्वेश्चनों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कहां से कैसे क्या। तो विंध्याचल पर्वत, कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत है, और कौन सी मैकाले श्रेणी है, ये सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से होता है, ठीक है ना। तो ये तो उद्गम की बात हो गई। अब वो देखें कि ये किस जिले में भी आता हो सकता पूछ ले। बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं अलग अलग शिफ्ट में, तो हो सकता है पूछ ले कि कौन सा जिला, तो जिला ये अनूपपुर जिला हो गया, क्योंकि पहले ये बाद में आप बहुत सारे जिले बट के अलग अलग हो गए हैं, अब ये अनूपपुर जिला में, ठीक है ना। अच्छा, इसका बहाव क्षेत्र हम देखें कि ये नर्मदा नदी बहती कहाँ कहाँ है, किस किस राज्यों में, केवल मध्य प्रदेश में बहती है कि अन्य राज्यों में भी बहती है। तो हमें याद रखना है कि 3 राज्यों से होकर गुजर रही है। ये बहाव जो है मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी जाती है और गुजरात में जाती है, और यहीं पे वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम आगे और क्वेश्चन में देखेंगे, इसी में डिटेल में देखेंगे। तो बहाव क्षेत्र जो बहती है, ये समझ लो कि नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए महाराष्ट्र में चली जाती है और गुजरात में चली जाती है। तो इस प्रकार 3 राज्यों में ये बहती है। अब इसका देखते हैं लंबाई, कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुल लंबाई, नर्मदा नदी की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कुल मतलब जहां से निकल रही है और जहां गिर रही है। अभी तो कुल हो गई टोटल। एक क्वेश्चन हो गया कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई क्या है, तो यदि आया तो आपके लिए आंसर यहाँ पे है 1312 किलोमीटर लगभग। और यदि पूछता है कि मध्य प्रदेश में कितनी दूरी तक तय करती है, कितनी लंबाई है नर्मदा नदी की, तो 1077 मतलब 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, लगभग लगा हुआ है। अगला जो है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। एक्चुअली गंगा जो बहुत लंबी नदी है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी ये गंगा कितनी लंबी नदी है, और सिंचाई क्षेत्रों को सिंचाई करती हुई जाती है, सिंचित, तो ये गंगा भी इसके नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश
नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं भारत में 5वें नंबर पे है। मतलब नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत में ओवरऑल देखा जाए तो 5वें नंबर पे आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भाई गुजरात में गिरती तो है, तो कहाँ जाके समाप्त होती है, तो गुजरात के भरूच एक जो जगह स्थान है उसके पास में खंभात की खाड़ी, आपने सुना होगा खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है गुजरात के भरूच जो स्थान है नजदीक, वहां खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे हम देखें एक और लास्ट है कि बहाव की दिशा, मतलब ये दिशा किस दिशा में बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, ये हमें याद रखना होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला नदी के बारे में। चलिए देखते हैं अगली नदी जो है चंबल नदी। चंबल, अभी हमने देखा नर्मदा नदी को, अब चंबल नदी को देखते हैं। ठीक है, कि चंबल नदी तो ये भी बड़ी नदी है और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है, इफेक्ट है। तो इसका हम देखते हैं उद्गम क्षेत्र। अब चंबल नदी क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं, थोड़ा सा एक लाइन हो गए तो बहुत सारे, आप देखो चंबल नदी पे कितने 50 क्वेश्चन बन जाते। तो हम देखते हैं कि चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। तो चंबल नदी जो है महू जिले, महू जिला है, महू मध्य प्रदेश में जो महू जिला है कि जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। जब पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है ना, ये है जाना पाव पहाड़ी, इस यहाँ से बहती, जाना पाव पहाड़ी से निकल रही है, जो महू जो इंदौर के पास ही है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगला, इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है, तो संपूर्ण लंबाई की हम बात करें तो 965 किलोमीटर है। मतलब वो जाके सीधे दूसरे राज्य में गिर जाती है यमुना नदी में, इसीलिए पूरी लंबाई कैलकुलेट की गई है। तो चंबल नदी की संपूर्ण लंबाई है 965 किलोमीटर लगभग है। अच्छा, इस नदी का प्राचीन नाम भी है, प्राचीन नाम में देखें एक धर्मावती नाम है, मतलब धर्मावती नाम है और चरमावती, ये दोनों नाम से प्रचलित थी। ये नदी जो चंबल नदी धर्मावती और चरमावती दोनों नाम से प्रचलित थी। समय अनुसार बदलते जाते हैं ना, बदलते चला गया और अभी हम चंबल के नाम से जानते हैं। अब मिलने का स्थान कहाँ मिलना, मतलब भैया कोई ना कोई नदी किसी न किसी बड़ी नदी से मिलती है, जाके मिलती है। तो अब ये मिलती कहाँ पे है, किस नदी से, तो चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये यमुना नदी में मिलती है, जो उत्तर प्रदेश से बहती है, तो यमुना उत्तर भारत तरफ बहती है, तो यमुना नदी में मिल जाती है। और कहाँ पे, इटावा के पास, इटावा के पास जाके, इटावा के पास जाके वो मिल जाती है। अब इसमें देखो जलप्रपात भी है, ये घाटियों से जा रही है तो जलप्रपात भी बना रही है, जलप्रपात भी है इसमें। तो एक बहुत फेमस है, 18 मीटर ऊंचा चुलिया जलप्रपात बनाती है, 18 मीटर ऊंचा चुलिया जलप्रपात बनाती है। और ये फेमस भी है, इससे कई क्वेश्चन आए भी हैं और आ भी सकते हैं। क्वेश्चनों का कोई ठिकाना थोड़ी, क्वेश्चन तो इसी से उठ के आएंगे और क्या आएंगे। तो 18 मीटर ऊंचा चुलिया जलप्रपात बनाती है। तो ये आपने देखा उद्गम महू जिला, लंबाई 965, प्राचीन नाम धर्मावती चरमावती, मिलने का स्थान यमुना नदी में, कहा, इटावा के पास। जलप्रपात कौन सा, चुलिया जलप्रपात, इसकी ऊंचाई क्या 18। तो यही 10-12 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां क्या क्या है, काली, सिंध, पार्वती, बनास आदि, ये 2-3-4 सहायक नदियां हो गई। तो ये हो गया। बांध की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कौन से बांध है, उसके फायदे क्या हैं। तो इस पे जो बांध बने हुए हैं, इस नदी पे जो बांध बनाया है, एक गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गांधी जी ने इस पे चंबल नदी पे बांध बनवाया था आजादी के बाद। हम कैसे भी याद कर रहे हैं, हमें याद होना चाहिए। मतलब चंबल गांधी सागर बांध बनवाया था, ऐसे याद करने का तरीका। उसी प्रकार राणा सागर बांध, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये बांध जो है राणा सागर, तो ये राजस्थान के क्षेत्र को भी लेता है। तो राणा से नाम से या राणा प्रताप से आप समझ लें कि राजस्थान, तो वो भी आप याद रखें कि हो सकता है राणा प्रताप मन में रखें कि इन्होंने चंबल नदी पे, तो राणा सागर बांध जो है ये भी चंबल पे है। चंबल नदी पे तो पहला बांध हो गया
गांधी सागर बांध, और दूसरा इस पे बांध हो गया राणा सागर बांध, और तीसरा क्या हो गया कोटा बांध। कोटा, तो कोटा तो आपको पता ही है कि राजस्थान में है कोटा, तो कोटा बांध। अब ये तीनों बांधों का क्या लाभ है भैया, तो इन तीनों बांध का लाभ क्या है, सिंचाई और विद्युत, मतलब सिंचाई की जाती है और इससे विद्युत बनाई जाती है, दो लाभ हो गए। अच्छा, अब ये जो सिंचाई होती है किन राज्यों में होती है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इन बांधों से जो सिंचाई हो रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों में, उससे सिंचाई भी होती है और विद्युत का लाभ ये दो राज्य उठाते हैं। ये तो हो गया कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला, चंबल नदी मृदा अपरदन के कारण बीहड़ों का निर्माण। भाई ये बड़ी खतरनाक नदी है, बीहड़ बनाती है, बड़े बड़े बीहड़, मिट्टी का कटाव, बड़े इसमें कटाव होता है। तो चंबल नदी क्या करती है, मृदा अपरदन का काम करती है, मतलब मृदा अपरदन मतलब मृदा को, मिट्टी को काटना, अपरदन करना के कारण बीहड़, बड़े बड़े गड्ढे ऐसे बन जाते हैं, उसको काटती हुई चली जाती है, बहुत बड़े बड़े। चंबल आपने सुना भी होगा, चंबल नाम सुना होगा, बीहड़ों का निर्माण करती है। अच्छा, अब ये बीहड़ों, ये इससे कितने जिले प्रभावित है, वहां बीहड़ बन जाता है। अब बीहड़ उस प्रकार का बन जाएगा, स्वाभाविक वहां अनाज का उत्पादन, बहुत सारी चीजें कमी आ जाती है। तो मुख्य प्रभावित जिले जो है मुरैना और भिंड, भिंड और मुरैना है, इससे प्रभावित जिले भिंड और मुरैना है। तो दोस्तों आपने देखा चंबल, इसके पहले हमने देखा नर्मदा नदी, अभी चंबल नदी, इसके बाद हम दूसरी नदी को देखते हैं। चलिए देखते हैं अगली ताप्ती नदी, ताप्ती उद्गम स्थल। ताप्ती नदी को देखते हैं उद्गम स्थल, ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है, सतपुड़ा श्रेणी पर मुल्ताई के समीप, सतपुड़ा श्रेणी है और मुल्ताई जो शहर है उसके पास 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और इसका बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। और मिलन, जो मिलना है वो ताप्ती नदी का पूर्ण रूप से मिलन गुजरात में खंबात की खाड़ी में, नर्मदा की तरह ये भी गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में दे रही है, होता है। और कहाँ पे, सूरत के निकट हो रहा है, और इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर लगभग। अब बहने का क्षेत्र, मतलब ये ताप्ती नदी कहाँ कहाँ घूमती रहती है, तो बैतूल और खंडवा जिलों में के आसपास बिल्कुल वो बहती रहती है। इसके सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा नहीं है, फिर भी है। उद्गम स्थल सतपुड़ा श्रेणी पर मुल्ताई के समीप 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और बहाव पूर्व से पश्चिम, जैसे नर्मदा बहती है, बहती है। सिमिलर हो गया मिलन, ताप्ती नदी का पूर्ण रूप से मिलन गुजरात के खंबात की खाड़ी में होता है, जो सूरत के निकट है लगभग, ठीक है ना। और इसकी लंबाई कुल 724 किलोमीटर है। बहने का क्षेत्र बैतूल खंडवा है और सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें और हम आगे नदी को देखेंगे, देखते हैं। ये जो है हमने देखा 3 नदियों को, अब चौथे को देखते हैं बेतवा। बेतवा ये भी मध्य प्रदेश में बहती है, प्रमुख ये इसका भी नंबर है, प्रमुख रूप से बहती है। तो उद्गम स्थल, अब देखते हैं बेतवा, कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन इसके पॉइंट्स भी हैं, कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाके मिल रही है, इसकी लंबाई क्या है, क्या बहाव क्षेत्र क्या है, किस दिशा से बहती है और कितने सहायक नदी है, यही कॉमन क्वेश्चन है। और क्या होगा, और बाद में इसके बाद हम जब बनाऊंगा तो प्रमुख शहर और प्रमुख नदियों के किनारे बसने वाले शहर बनेगा। अभी हम इसको देख लेते हैं, और बड़ा इजी है, आप 2-3 बार मेरे वीडियो को देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पर देखना पड़ेगा। ऐसे स्किप करके भगा के देखेंगे तो वो शॉर्टकट में ही नंबर आएंगे, फुल में नंबर नहीं आएगा। तो आपको पूरा देखना होगा। किसी कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास यदि कोई स्टूडेंट भी है कि 40 मिनट का क्लास यदि वो पूरा अटेंड करता है तो निश्चित ही वो अपने परीक्षा परिणाम प्रथम में ही आता है। लेकिन यदि गड़बड़ करेगा, ध्यान भंग हो जाएगा तो ऐसे नंबर कम हो जाते हैं। तो इसे हम देखते हैं उद्गम स्थल विंध्याचल श्रेणी में रायसेन जिले के कुमार गांव में, मतलब विंध्याचल श्रेणी उद्गम स्थल है, बेतवा का विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है और रायसेन जिला है, जिला रायसेन है। और गांव कौन सा, कुमार गांव, मतलब बेतवा जो है विंध्याचल श्रेणी से निकल रही है, रायसेन जिले से, और कुमार गांव है। अच्छा, मिलने का स्थान, अब ये निकल रही है तो कहाँ जाके मिल रही है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जगह का नाम है, वहां मिल रही है। और किस नदी में, नदी का नाम यमुना नदी है, यमुना नदी, मतलब जो बेतवा है मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकल रही है, रायसेन जिले और कुमार गांव से, और कहाँ जाके मिल रही है,
हमीरपुर उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सा? यमुना नदी है। अच्छा, अब इसकी कुल लंबाई क्या है? 380 किलोमीटर। मतलब बेतवा की बात करें तो बेतवा की तो लंबाई 380 किलोमीटर है। और इसकी जो दिशा है, बहने की दिशा उत्तर से पूर्व, मतलब उत्तर से पूर्व की तरफ बह रही है, ये देखना है। और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को, मतलब जो उसकी सीमा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा मिल रही है ना, जो क्षेत्र मिल रहा है उसको निर्धारित करती है। मतलब बेतवा वहां से गुजर रही है तो ऐसा होगा कि इधर यूपी और इधर एमपी, ऐसा होगा। तो दोस्तों आपने देखा बेतवा को। अब हम देखते हैं क्षिप्रा नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपने देखा होगा कि क्षिप्रा नदी पे कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन में, ये भी वहां से गुजरती है। तो ये बड़ा रोल निभाती है और प्रमुख नदी भी हो गई, फेमस हो गई, क्योंकि कुंभ का मेला बड़ी बात हो गई, हर 10 साल में लगता है। तो यहाँ पे उज्जैन में इसके नदी किनारे लगता है। तो हम देखते हैं उद्गम स्थल, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल जो है काकरी बरडी पहाड़ी, काकरी बरडी पहाड़ी से इंदौर के पास निकलती है, इंदौर के पास काकरी बरडी नामक पहाड़ी है, वहां से निकलती है, उज्जैन इधर रास्ते होते हुए निकल जाती है। और इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर लगभग, मतलब 195 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करती है क्षिप्रा नदी। और मिलने का स्थान क्या है? चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो क्षिप्रा नदी जाके चंबल नदी में मिल जाती है। अब इसकी प्रमुख नदी खान नदी, मतलब क्षिप्रा नदी की प्रमुख नदी जो है, सहायक नदी जो है वो खान नदी है। तो इसमें ज्यादा है इतना ही है। और थोड़ा सा बहाव का क्षेत्र क्या है? ये उज्जैन, रतलाम, मंदसौर आदि जिलों में बहती, वहां से निकलती है, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर आदि में घूमते फिरते चले जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा मध्य प्रदेश की प्रमुख 5 नदियों के बारे में। तो आप लोगों को नदियों के बारे में मैंने जो बताया, छोटी छोटी बातें, दोस्तों कैसा लगा आपने कमेंट्स में बताएंगे। मेरे चैनल को और जो वीडियोस को लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें और देखें, और कमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम होगा या अच्छाई बुराई आप बताएं। धन्यवाद।